नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला दिन रहा हंगामेदार। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने सदन में किया हंगामा। धामी ने 4 महीने के लिए पेश किया 21,116 करोड़ का लेखानुदान। विपक्ष ने बताया नियम विरुद्ध। उत्तराखंड विधानसभा में किया बढ़ती महंगाई का विरोध। सदन में कांग्रेस विधायकों ने तो सदन के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकार को बताया महंगाई रोकने में विफल। उत्तराखंड में विभागों के बंटवारे पर मंत्रियों की नजर। विधानसभा सत्र के बाद होगा ऐलान। मुख्यमंत्री ने हाईकमान के पास पहुंचाया संदेश। पुराने मंत्री भारी भरकम विभाग के लिए कर रहे हैं लॉबिंग। अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। नकली आधार कार्ड से सिम कार्ड लेकर खाते से 11,18,000 रुपए की थी ठगी। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र में नशा तस्करों का बड़ा कारनामा। पुलिस ने भारी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 10 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है जब्त अफीम की कीमत। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का एजेंडा तय किया गया। हालांकि कार्य मंत्रणा में कांग्रेस की ओर से कोई विधायक शामिल नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार सदन को संचालित करना उनके लिए गौरवपूर्ण क्षण है, साथ ही उनके लिए चुनौती भी है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अब तक किए गए विकास कार्यों के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधा को अधिक मजबूत करने के साथ ही शहरों में जरूरत के मुताबिक विकास कार्य करने की बात कही और साथ ही हर वर्ग के विकास का ध्यान रखने के लिए कहा। राज्यपाल ने देश में अमन, चैन और शांति की कामना के साथ ही अपना अभिभाषण पूरा किया। पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था के सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक अंतक्रियाओं तथा पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभावों एवं अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के योगदान में के दृष्टिगत सकल पर्यावरणीय उत्पाद को परिभाषित कर क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की गई है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण योगदान हेतु सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। पुरस्कार में नगद धनराशि एवं ब्रह्म कमल ट्रॉफी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा आजीविका एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अंतर्गत 76,969 पदों पर नियमित नियुक्तियां प्रदान की गई एवं 1,554 पदों का अध्यासन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रेषित किया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं को आधुनिक व नई टेक्निक से कराए जाने की दृष्टि से ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अंतर्गत
8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये प्रदेश में धामी सरकार 2 में 8 मंत्रियों को जगह तो मिल गई, लेकिन अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि फिलहाल विभागों का बंटवारा रोक दिया गया है। सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है और इसके साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल को आबकारी जैसे अहम विभाग मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि पुराने मंत्री अपने अधिकतर विभागों को लेकर ही दबाव बना रहे हैं, जिसमें मलाईदार विभाग सबसे ज्यादा अहम है और इसके लिए दिल्ली तक भी मामला पहुंचा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री किसी विवाद में ना पड़ते हुए हाईकमान से ही विचार विमर्श कर विभागों का बंटवारा कर सकते हैं, जो अब सत्र के बाद हो सकता है। तो ये उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन लेखा अनुदान पेश होने के साथ ही विपक्ष ने जमकर सरकार पर निशाना साधा। नाराज विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए नियमों के विरुद्ध इसे बताया। कार्य मंत्रणा की बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक में कार्य मंत्रणा में जो लोग उपस्थित होते हैं उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो नियमों की हत्या करने का काम करें। ये अधिकार नहीं है। कार्य मंत्रणा में हम नहीं थे और आप सबको पता है कि कार्य मंत्रणा में हम उपस्थित नहीं हो सकते थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ, इसलिए जो है हम कार्य मंत्रणा की बैठक में नहीं थे। लेकिन सदन के अंदर जब हमने देखा कि सत्ता पक्ष जो है हठधर्मिता पर है और लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, तो इसलिए हमने व्यवस्था के रूप में इस प्रश्न को उठाया था। प्रश्न ये नहीं है सदन की अवधि बढ़े या नहीं बढ़े, प्रश्न ये है कि जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जाता है तो उसके लिए चर्चा पर समय जो है सुनिश्चित किया जाता है। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाती है तब जो है सदन के अंदर लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज हुआ, मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने उसको देखा है। तरफ से कहता तो मजा नहीं आता। मैंने क्या कहा, हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने प्रारंभ में कहा था हाउस के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस को हाउस का अपना कोई भी रिजोल्यूशन ओवर रूल करता है और कार्य मंत्रणा समिति को कार्यक्रम जो निर्धारित किया उसको जब हाउस ने एंडोर्स कर दिया तो फिर सभी के सभी जो भी यदि नियमावली में कोई रूल है तो वो सुपरसीडेड माने जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था हाउस इज द मास्टर ऑफ इट्स ओन बिजनेस। जो कार्य मंत्रणा समिति जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, वो भी विधानसभा अपने प्रस्ताव द्वारा ही अंगीकार करती है। इतना ही मुझे कहना। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा, तो उसको दृष्टिगत हमारा ये बजट 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का है। तो ये उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला किया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी और हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने भाजपा सरकार को एलपीजी, पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर जमकर घेरा। रावत ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि होने से गृहिणियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहा कि पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार डीजल के दामों को भी नियंत्रित करने में विफल रही है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही हैं।
जहां एक और नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर 19 विधायकों तक सिमटी कांग्रेस में तमाम विधायक अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर दावेदारी को लेकर हल्द्वानी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदय का बयान सामने आया। सुमित का कहना है कि अनुशासन को लेकर कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए। जिस तरह बीजेपी में हर बात पार्टी फोरम में रखी जाती है और हाईकमान का निर्णय सर्वमान्य होता है, उसी तरह कांग्रेस को भी अपनी बात पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा। वहां पे जो मंत्रिमंडल बना, कुछ बना, चाहे उसमें जो भी लोग आए, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा बनाए गए और वो हार चुके थे चुनाव, लेकिन वहां पे किसी ने मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। तो ये तो देखिए, जो हाईकमान का आदेश हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हाईकमान एक निर्देश दे दिल्ली से, कई हम सब जितने लोग हैं, चाहे मैं अपनी माता जी की बात करूं, चाहे मैं सुमित हृदय की बात करूं, हम सब लोगों को ये जो आज अवसर मिला है विधानसभा में जाने का, विधायक बनने का, ये हमारी पार्टी ने दिया। तो ये हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाली काठगोदाम कलसिया पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने पुल का निरीक्षण करते हुए कहा कि पुल निर्माण में तेजी के साथ साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि 12 अप्रैल तक हर हालत में पुल को चालू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण हो जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बरसात के दौरान पुल पर कई बार खतरा मंडराता है। भी बाधित ना हो, तो इसको देखते हुए बेली ब्रिज लगाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। और आज मैं जो एनएच डिपार्टमेंट है और जो संबंधित और डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनको लेकर यहाँ पे आया हूँ, और ये तय हुआ है कि इसमें काम दिन रात होगा और 12 तारीख को इसमें जो ट्रैफिक है वो चलने लगेगा। इसकी मॉनिटरिंग मैं पर्सनली कर रहा हूँ और मैंने डिपार्टमेंट से कहा कोई दिक्कत तो मुझे बताएं। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा पर्यटन के लिए होना ही चाहिए। इसमें टाइमिंग वाली बात पे बहुत ध्यान रखना होता है, और विशेषकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि क्रिटिकल है ट्रैफिक के लिए, तो इसको हम पर्सनली देखेंगे और 12 अप्रैल की डेडलाइन जो है इसको सुनिश्चित। जहां एक और पर्यटक सीजन नजदीक है, तो वहीं माल रोड में यमुना मसूरी पेयजल योजना का कार्य कछुआ गति से हो रहा है, जिसके चलते व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये पेयजल निगम के अधिकारियों का कहना है कि 3 माह में ये योजना पूरी हो जाएगी। मंगलवार को माल रोड पर पेयजल लाइन का निरीक्षण करने अधिशासी अभियंता सुजीत विकास ने कार्य का जायजा लिया और संबंधित ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही माल रोड पर 5 अप्रैल के बाद डामरीकरण का कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इस पेयजल योजना से मसूरी वासियों को 2053 तक लाभ मिलेगा और मसूरी में पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी। जल्द ही एनएच से भी परमिशन मिल जाएगी और इस परियोजना को और अधिक गति के साथ पूरा किया जाएगा। बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन परिवार ने बताया कि यह योजना मसूरी वासियों के लिए है और अधिकारियों से वार्ता कर योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है। पहली बात तो ये है कि सीजन को देखते हुए जो अभी जो पाइपलाइन का काम है वो जो बैरियर टू बैरियर हो गया है, वहीं पे इसको अभी फिलहाल स्टॉप कर दिया जाएगा। इससे आगे का काम जो है सीजन के बाद किया जाएगा। दूसरा पहलू है कि जो यहाँ पर पाइपलाइन बिछी है और उसकी वजह से जो मिट्टी और जो यहाँ पे पर्यटकों को दिक्कत हो रही है, निश्चित ही हम मानते हैं कि चाहे दुकानदार हो चाहे पर्यटक हो, सभी लोग इससे परेशान हैं। लेकिन एक पहलू हम और भी देखें कि जहाँ इतनी बड़ी योजना आने वाली है और 50 साल तक इसको लाभ जो है मसूरी की जनता और पर्यटक को मिलेगा, तो वहीं हमने अभी यहाँ पर यहाँ के एक्शन जल निगम के एक्शन सुजीत विकास जी आए हैं, उनके साथ उनकी जेई आए हैं, टीम आई है। तो मैंने उनसे यही कहा है कि आप अतिशीघ्र जो है इसको स्वेलिंग करके और इसका जो ब्लैक कोट होना है, इसको ब्लैक कोट को कर दीजिए। उनके चीफ सुबी जी का कहना था कि यदि हम बहुत जल्दी इसको ब्लैक कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अभी पूरी तरह से इसे जितना इसको दबना चाहिए नहीं दबा है। तो हमने कहा है कि आप फिलहाल ब्लैक कोट कर दीजिए, हो सकता है कि कहीं पे ये दब भी जाए। तो देहरादून से मसूरी होकर उत्तरकाशी जा रहा सरियों से भरा एक ट्रक कोल्हू खेत के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। दरअसल सरियों से भरा यह ट्रक नंबर कोल्हू खेत मोड़ के पास पिछली रात अनियंत्रित होकर पलट गया था। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक राहुल और परिचालक दीपक ट्रक छोड़कर चले गए। ट्रक मालिक राजेश को घटना की सूचना दे दी गई है।
तो अल्मोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली आधार कार्ड से सिम कार्ड लेकर खाते से 11,18,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और उत्तर प्रदेश से उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। तो ये उत्तराखंड में अफीम की खेती प्रतिबंधित होने के बावजूद नशा तस्करों ने किच्छा क्षेत्र में अफीम की खेती कर बड़ा कारनामा किया। हालांकि सूचना मिलने के बाद किच्छा पुलिस की टीम ने औचक छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने मौके से करीब 12 किलो अफीम के पौधे सहित 2 किलोग्राम अफीम पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 10 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रहे हैं। प्रयाग फार्म के पास एक व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके तहसीलदार के साथ मैं पुलिस फोर्स भेजा गया, जहां मौके पर असारुल हक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने 300 फीट जगह पे अफीम की खेती कर रहे थे, जिसमें पोस्ता व पेड़ बरामद हुए हैं। 2 केजी पोस्ता मिला है और 700 पेड़ मिले हैं अफीम के, जो कि अवैध है। उससे लाइसेंस तलब किया गया, कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। उत्तराखंड में अवैध अफीम की खेती करना अवैध है। एनडीपीएस का एक मुकदमा लिखकर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विकास खंड में 2 फर्जी शिक्षकों का फिर से मामला सामने आया, जहां ये दोनों शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। तो वही दोनों अध्यापकों के खिलाफ उपखंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया। आपको बता दें कि उपखंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने बताया कि एसआईटी की जांच में दोनों अध्यापक दोषी पाए गए हैं, जिसमें से एक अध्यापक नवीन कुमार राजकीय प्राइमरी विद्यालय किशनपुर में कार्यरत था, तो दूसरा ओम प्रकाश राजकीय प्राइमरी विद्यालय मुरलीवाला में अध्यापक के पद पर तैनात था, जो फर्जी पाए गए हैं। दोनों अध्यापकों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो अध्यापक यहाँ पर ऐसे थे कि जो दूसरे के पेपर्स के आधार पर नौकरी कर रहे थे। ये रहने वाले कहीं अन्यत्र के थे, निवास प्रमाण पत्र और अभिलेख जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लगा रखे थे। ये जांच पड़ताल में जो है ये फर्जी पाए गए। इसमें कागजात तो सही हैं, लेकिन वो व्यक्ति ही नौकरी करने वाले फर्जी थे। इसलिए इनको विभाग ने बर्खास्त किया है और उनको FIR दर्ज करने का आदेश थे। इनके खिलाफ जो है कोतवाली में FIR दर्ज करा दी गई है। उसमें 2 में से एक शिक्षक थे ओम कुमार, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुरलीवाला में कार्यरत थे। दूसरे अध्यापक थे नवीन कुमार, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय किशनपुर में कार्यरत थे। ये उपखंड शिक्षा अधिकारी है जसपुर श्री आसाराम जी। इनके द्वारा 2 शिक्षकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और शिक्षकों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कर नौकरी पाई गई थी, जिसकी जांच एसआईटी द्वारा की गई थी और तदुपरांत ये अभियोग थाने में 2 अभियोग थाने में पंजीकृत किए गए हैं और जिसकी विवेचना चल रही है। तो अल्मोड़ा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर डाक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और पोस्ट ऑफिस में काम न होने पर लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कर्मचारी एनपीएस बंद करने और पुरानी पेंशन बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।